हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी जो है आज रिलीज हुआ है और उसके साथ हम लोग देखने वाले हैं मार्केट के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। और ज़रूरी है दोस्तों इन चीज़ों को समझना। अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन छोटे-छोटे मुख्य इन्फॉर्मेशंस के ऊपर जो है ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की तरफ से जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस में इसको जो है रिलीज किया जाता है। तो आज के इसमें मुख्य कुछ-कुछ पॉइंट की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं और सबसे पहला वाला पॉइंट जो कहा गया है कि रेपो रेट जो है 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 5.9% से ये बढ़ के आज 6.25% के साथ जो है आज रेपो रेट है। तो अब इस नंबर के साथ आप आपको और मुझे किस तरह से ये इम्पैक्ट हो सकता है। होम लोन यहाँ पर थोड़ा महँगा हो सकता है आपको। कार लोन आप अगर जाओगे बैंक में तो वहाँ पर आपको लोन महँगे हो सकते हैं। बैंक या एनबीएफसीज़ कहीं पे भी आप जाओगे तो इस तरह का इंटरेस्ट रेट बढ़ना आपके लोन्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है, महँगे होते हैं आपको, तो ये थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करता है आपके लोन इंटरेस्ट रेट्स पे। और साथ ही साथ हम लोग अगर देखते हैं तो दूसरे भी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे, तो एसडीएफ इसी बीच में इसके ऊपर ला जो है लगाया गया। पहले रिवर्स रेपो हुआ करता था, उसके अगेंस्ट आज स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी एसडीएफ 6% है, एमएसएफ बैंक रेट 6.5% है। मतलब बैंक की ज़रूरतों को सबसे पूरा पहले जो है रेपो रेट के ज़रिए जो है बैंक पूरा कर सकता है। अगर वो लिमिट ख़त्म हो जाता है उसके बाद आरबीआई के पास ये 6.5% के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाएगा। मतलब आपका जो एक बेसिक इंटरेस्ट जो है यहाँ से शुरू होगा, तो लोन्स जो है 6.5% से शुरुआत करेंगे। और ये क्यों? ये क्यों हुआ है? क्यों बढ़ाया गया है? तो एज़ पर आरबीआई के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन की बात हम लोग करते हैं, तो वो अभी भी जो है 4% +2 -2 मतलब 6 और 2 के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहता है, तो आरबीआई को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अभी भी 6 के ऊपर है, इसलिए ये डिसीज़न लिया गया। इसके पीछे कुछ कारणों को जो है बताया गया, उसको हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर देखेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी के विषय पे आरबीआई का कहना है कि ये थोड़ा-सा डाउनसाइड जा सकता है, जो कि हम लोग देख भी रहे थे कि रिसेशन की बात कही गई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका रुक जाएगा। तो ग्लोबल सिचुएशन की बात हो रही है और उसका मुख्य कारण देखिए टाइटनिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। सो जिस तरह से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया, बाकी भी सारे जो है सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, तो वो जो है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट दिखा रहा है। इन्फ्लेशन अभी भी जो है नॉर्मल हुआ नहीं है, अभी भी हायर लेवल पे है। हर एक जो है कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ जो है इससे जूझ रहे हैं और इंडिया भी उसी ज़ोन में है। इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा-सा गौ जो है बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे तो यूएस डॉलर यहाँ पर भी थोड़ा-सा जो है हमें फ़र्क नज़र आएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे तो डेफ़िनेटली आज यील्ड्स में थोड़ा-सा जो है ऊपर-नीचे हम लोग देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात किया था, तो कारण ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेज़ जो है नीचे की तरफ जो है उनका झुकाव होता है, तो वो इनडायरेक्टली आपके कैपिटल लॉस में जो है उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। इसीलिए मैंने पिछले 3 से 4 महीने के अंतराल में मैंने आपको हमेशा एक छोटा-सा पॉइंट बताया है कि यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म नेचर होना चाहिए। फ्लोटिंग रेट 1 साल का मनी मार्केट फंड्स ऐसे इक्विटी जो है ऐसे डेट फंड्स में आपका पैसा जाना चाहिए। अब बात करेंगे तो ये अगर हम लोग अगर बात करेंगे तो यूएस डॉलर की, तो इंडिया से अगर पैसे बाहर जाते हैं तो डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है और ये इनडायरेक्टली यहाँ पर देखिए ग्लोबल स्पिलओवर की बात हो रही है। मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी से पैसा जो है
डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ जो है जा रहा है। तो इसीलिए डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और लोकल करेंसीज वीक हो रहे हैं। ये लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से और ये जारी रहने वाला है। अब बात करेंगे इंडियन डोमेस्टिक सिनेरियो। सो रियल जीडीपी 6.3 इन्फ्लेशन के बिना ये हमारा नंबर है दोस्तों। इन्फ्लेशन का नंबर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बिना इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हुए तो रियल जीडीपी आपका 6.3 जो कि अभी भी काफी अच्छा माना जाना चाहिए। दुनिया के बाकी के देशों के हिसाब से इंडिया का नंबर अभी भी अच्छा है। ये अगर हम लोग बात करते हैं सप्लाई साइड, ये अगर हम लोग डिमांड साइड अगर जीएवी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए सप्लाई साइड में आपको 5.6% के हिसाब से है। तो यहाँ पर बेसिकली जीडीपी को और जीएवी दोनों के तरीके से जो है ग्रोथ के वैल्यूज को जो है कंसिडर किया जाता है। तो जीडीपी और जीएवी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप एज अ कंट्री ग्रो कर रहे हैं ये नंबर्स बहुत क्रुशियल रहते हैं। अब बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया अच्छे से परफॉर्मेंस की बात हो रही है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और जो है सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो ये एक्सपेंशन मोड की तरफ ही है। तो काफी अच्छा है। बेसिकली हमें सबको पता है जीएवी नंबर्स की बात हम लोग जब करते हैं तो जीएवी नंबर्स में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कितना है, सर्विस सेक्टर्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सारे के सारे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ग्रोथ की तरफ जो है पॉजिटिव ऐसा ऊपर की तरफ है। और पीएमआई नंबर्स 50 के ऊपर अगर हम लोग उसको देखते हैं तो वो भी अच्छा माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर और कुछ 2 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अर्बन डिमांड फिलहाल थोड़ा-सा जो है थोड़े से हम लोगों को थोड़ा-सा अनइवन सेक्टर्स में जो है डिमांड हम लोग देख रहे हैं फेस्टिवल सीजन में और रूरल डिमांड में थोड़ा-सा रिकवरी देखा गया है, तो अच्छी बात है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट में थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है अक्टूबर में और ये पिछले 19 महीनों के कंटिन्यूअस एक्सपेंशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन मिला है। मतलब आपको समझना चाहिए जब आपके गुड्स एक्सपोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपका एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बाहर से जो है रिक्वायरमेंट कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है और ये होता है ग्लोबल सिचुएशंस, ग्लोबल ग्रोथ अगर ना हो तो आपके एक्सपोर्ट जो है कम हो जाते हैं, वो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इम्पोर्ट में भी देखिए उस जिस हिसाब से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा-सा डिप देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो देखिए 6.8% अभी भी जो है आरबीआई का रेंज जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था 2 से 6 के बीच में अगर हमारा इन्फ्लेशन रहता है तो कंफर्टेबल है, बट ये अभी भी 6 के ऊपर है। तो इस वजह से भी आरबीआई कंफर्टेबल नहीं है, तो ये पॉइंट हमें समझना है। अब बात आती है फूड इन्फ्लेशन किस तरह से चल रहा है, फ्यूल इन्फ्लेशन किस तरह से चल रहा है, कोर इन्फ्लेशन, कोर सीपीआई क्या है, तो ये नंबर्स को कंटिन्यूअसली आरबीआई ट्रैक करता है। आप एज अ इन्वेस्टर इस चीज को अगर आप भी ट्रैक करोगे तो आपके लिए भी आपके इन्वेस्टमेंट का जर्नी जो है बहुत ही आपको खुद को पता चल जाएगा कि मार्केट क्या वो कर सकता है, क्या हो सकता है। अब लिक्विडिटी की बात करेंगे तो जब लिक्विडिटी की बात हो रही है तो पिछले कई महीनों से जो है आरबीआई मार्केट से एक्सेस जो है लिक्विडिटी जो है अब्सॉर्ब कर रहा है। और इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अलावा आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो आरबीआई ने कम कर दिया है। 2.2 लाख करोड़ अगस्त सितंबर के समय पे इन्होंने जो है मार्केट से एब्जॉर्ब किया था, वो एब्जॉर्प्शन जो है कम हो गया है। तो मार्केट में धीरे-धीरे जो है लिक्विडिटी की कमी हो रही है, बट पूरी की पूरी लिक्विडिटी निकल गई है मार्केट से ऐसा नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन का पेस जो है आरबीआई ने कम कर दिया है। तो ये एक पॉइंट हमें समझना है और दूसरा पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है एक समय पे ये 610 625 तक चला गया था, वो कम होके 561। तो ये अभी प्रॉब्लम है, बट
इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी जो है बात भी कही जा रही है कि आरबीआई गलत कर रहा है। इंडियन करेंसी को जो है बचाने के लिए आरबीआई इस फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को यूज़ कर रहा है। तो इन चीज़ों की तरफ जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ जो है इस फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के हिसाब से जो है काफ़ी देखी जाती है। तो ये बहुत क्रूशियल रहता है। आप इकोनॉमिकली अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो इस तरीके के नंबर्स के ऊपर भी बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। बट अब बात करेंगे, ओवरऑल आउटलुक की बात करेंगे तो ग्लोबल नंबर्स डिफिकल्ट है, बट डोमेस्टिक फ्रंट की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे स्पेस में है। बट ग्लोबली सिचुएशंस के हिसाब से उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक आउटलुक हम लोग देख रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको एज़ अ इंडिविजुअल कैसे समझते हैं? तो अगला एमपीसी कब रहेगा? फ़रवरी 6 और 8 के बीच में हम लोग जो है 3 दिन लगातार ये लोग जो है मिलके तो मीटिंग करते हैं, और आपको जो है मीटिंग का आउटकम जो है आपको फ़रवरी 8 तारीख को मिलेगा। अब इस चीज़ को अगर हम लोग जो है स्टॉक मार्केट के साथ अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें ज़रूर बदलेंगी दोस्तों, क्योंकि आरबीआई के इस सिचुएशन के इस पोज़ीशन के हिसाब से मार्केट आपको जो है ऑलमोस्ट आज एक रेड कैंडल के साथ जो है मार्केट रिएक्ट कर रहा है। दूसरी बात, आपको आरएसआई जो है लगातार 60 के का करीब फिर से वापस यहाँ पर हम लोग सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं। क्या ये सपोर्ट होने वाला है या इस पर्टिकुलर पॉइंट को फिर से क्रॉस करने वाला है? तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा आपने सँभल के रहना है। अब इस सिचुएशन को अगर मैं एज़ अ इंडिविजुअल इसको समझना चाहूँ तो मैं कैसे समझूँगा दोस्तों? तो अगर आपको आरएसआई क्लैरिटी नहीं देता है तो आप एमएससीडी की तरफ नज़र नज़र डालोगे, तो आपको पता चलेगा कि एमएससीडी ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस कर लिया है। तो इसके बाद नॉर्मली मार्केट कैसे जाता है आगे, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो देखिए, जब भी इस तरह का डिप आप देखते हो उसके बाद मार्केट जो है ज़्यादातर जो है मार्केट कहीं जाता नहीं है। मार्केट या तो फिर एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा या तो फिर एक स्मॉल इस तरीके से का डिप हम लोग जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर जो है इस तरीके का अगर मोमेंटम हमें शॉर्ट टर्म में नज़र आ रहा है तो काफ़ी अगला हफ्ता और जो है कल का दिन हमारे लिए क्रूशियल बन जाएगा, और इसको 2 अगले 2 दिन के लिए हमारे लिए ये पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से क्या लेके जाता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ, डेफ़िनेटली यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाने के आसार बहुत कम लग रहे हैं। मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है कंसोलिडेशन के फ़ेज़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस व्यू के साथ हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे, बट आरएसआई की तरफ भी हम लोग ये एक छोटा-सा नज़र रखना है कि ये क्या इसको सपोर्ट लेता है या कहीं ये फिर से कुछ थोड़ा-सा जो है एक डाउनवर्ड जो है मूवमेंट जो है ये आ सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे लिए इस मार्केट के लिए खासकर अगर हम लोग बात करते हैं तो 18,500 18,450 का लेवल जो है मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो इसके लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे, ये पूरा हफ्ता हमारे पास है। देखेंगे हम लोग मार्केट क्या इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है क्या, या मार्केट में यहाँ से और फर्दर कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? इन चीज़ों की तरफ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा। आपको मैं बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।